सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस YouTube चैनल को और साथ में लगे बेल आइकॉन पे क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपको 3 ऑप्शन दिख जाएगा। उसमें से आपको ऑल ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप उस पे सिलेक्ट कर लेंगे, मैं अपने वीडियो जैसे ही यूट्यूब पे अपलोड करूँगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल ARJ एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं यह क्लास 9th के भी क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्लास 10th के भी क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्लास 11th के भी क्षेत्र में यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, 12th के भी क्षेत्र में यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसके साथ साथ आगे की अन्य कक्षाओं में भी यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये जो टॉपिक है आपको 5th क्लास से ही आपको सिखाया जाता है, लेकिन आप जैसे आप 5 से 6 में बढ़ेंगे आपको थोड़ा सा इसमें बदलाव कर दिया जाता है। फिर से 6 से आप 7 में बढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा बदलाव कर दिया जाता है। जैसे ही आप 8 में आएंगे तो थोड़ा सा बदलाव कर दिया जाता है, और 9 में आएंगे तो थोड़ा सा बदलाव कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ऐसे आपका बदलाव कर दिया जाता है। जैसे ही आगे की जाएंगे तो आपको बदलाव थोड़ा थोड़ा कर दिया जाता है, क्योंकि जैसे ही आप आगे की कक्षाओं में बढ़ेंगे आपको और सटीक सिखाने जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम जिस बारे की मैं बात करने वाले हैं उसका नाम है विज्ञान और मापन। दोस्तों, यह क्लास 9th का यह चैप्टर है जिसका नाम है विज्ञान और मापन। यह फिजिक्स चैप्टर का है, यह चैप्टर 1 है। ठीक है दोस्तों, इस इंग्लिश में हम लोग कहते हैं साइंस एंड मेजरमेंट। दोस्तों, इसमें हम लोग इस बारे में जानने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा हम लोग इस वीडियो में हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं। लोग दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग जानेंगे विज्ञान। क्योंकि आप विज्ञान तो 5 ही क्लास से सीखते आ रहे हैं, लेकिन आपने भी 5 क्लास में कुछ और सीखा होगा और यहाँ पे हम लोग कुछ और सीखने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको आगे बताया कि जैसे ही आप ऊपर के लेवल में बढ़ते हैं आपको और भी सटीक सी चीज़ें आपको बताने जाने और भी हार्ड तरीके से आपको समझाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें हम लोग इसके साथ साथ विज्ञान के प्रकार जानेंगे। विज्ञान के प्रकार में हम लोग क्या सीखते हैं जानेंगे और साइंटिफिक मेथड यानी वैज्ञानिक विधि भी हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। इसके साथ साथ हम लोग मापन देखेंगे, मापन, उसके साथ साथ हम मात्रक देखेंगे, भौतिक राशि देखेंगे, आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि या राशि कह सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे दोस्तों मात्रकों की पत्ती। इसमें हम लोग देखेंगे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें हम लोग देखेंगे आधारी मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, मतलब मात्रक के प्रकार। इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे मात्रकों की पत्ती, जिसमें होगा एफपीएस पत्ती, सीजीएस पत्ती और एमकेएस पत्ती। इसके साथ साथ आपका हो जाएगा एसआई पत्ती। इन सब के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं दोस्तों। इसके साथ साथ हम लोग मात्रकों को लिखने के कुछ नियम होते हैं, वो भी हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको आगे बताया था कि यह क्लास 9 का चैप्टर है जिसका नाम है फिजिक्स का चैप्टर 1 है जिसका नाम है विज्ञान और मापन। इसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं साइंस एंड मेजरमेंट। इस चीज़ को आपको याद रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले जानते हैं विज्ञान के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि विज्ञान का आपको आगे की कक्षाओं में कुछ और बताएगा और इसमें हम लोग कुछ और जानने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि आपको विज्ञान को इंग्लिश में हम लोग साइंस कहते हैं, तो सभी जानते हैं लोग। विज्ञान को इंग्लिश में साइंस कहते हैं, जो कि यहाँ पे स्पेलिंग आपको दिख जाएगा। अगर मैं बात करूँ विज्ञान की परिभाषा देना की प्रयास करूँ तो विज्ञान की कई परिभाषाएं होती है। कुछ लोग कहते हैं कि विज्ञान जो होता है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। तो ये बात सही है कि विज्ञान जो होता है निरंतर चलने वाली यह मानवीय प्रक्रिया है। ठीक है, अगर मैं विज्ञान की परिभाषा देना चाहूँ तो यहाँ पे देखेंगे, मैंने यहाँ पे स्पष्ट लिख दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिएगा, सावधानीपूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों एवं परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विज्ञान किसे कहते हैं इस चीज़ को समझिएगा। रुक जाइए दोस्तों, मैं इसको मिटा दूँ। ध्यान दीजिएगा, कह रहे सावधानीपूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से, मतलब जब आप किसी भी कार्य को करते हैं तो सावधानी बरतते हैं ना, तो सावधानीपूर्वक और क्रमबद्ध तरीके। क्रमबद्ध कहने का मतलब लाइन बाय लाइन। जैसे मान लीजिए आप घोल घोल रहे हैं, मान लीजिए आप चीनी और नमक का घोल कर रहे हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, पानी लेंगे। ये नहीं कि आप डायरेक्ट चीनी डाल देंगे उसके बाद पानी लेंगे। सबसे पहले हम पानी लेंगे, बताता है कि सबसे पहले आप पानी लीजिए, उसके बाद चीनी डालिए, और उसके बाद एक चुटकी नमक डालिए, तब आपका जा करके ORS का घोल बन जाता है।
तो देखा यहाँ पे कि जो जो होता है किसी भी कार्य को क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है। तो वही कह रहा है कि जब सबसे पहले आपको किसी भी चीज़ में सावधानी बरतना है और उसे क्रमबद्ध तरीके से करना है। उसके बाद प्रयोग एवं परीक्षणों द्वारा जो आपको जो ज्ञान प्राप्त होता है इसे ही हम लोग विज्ञान कहते हैं। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं लोग, विज्ञान कहते हैं लोग। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। एक बार मैं और आपको बता देता हूँ, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों एवं परीक्षणों द्वारा जो प्राप्त ज्ञान होता है उसे ही हम विज्ञान कहते हैं। सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों एवं परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं, यानी साइंस कहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप यह समझ गए होंगे। इसमें आप देखेंगे तो 4 शब्द कठिन है, इन सभी चीज़ों को हम लोग समझते चलते हैं लोग। पहला है सावधानी पूर्वक, इसको तो मैंने आपको बता दिया अभी कि सावधानी मतलब जब आप किसी भी कार्य को करने जाते हैं तो सावधानी बरतनी पड़ती है। ध्यान दीजिएगा, सावधानी करने का मतलब मान लीजिए जब आप किसी लैब में ढुकते हैं तो आपको सबसे पहले ग्लव्स और मास्क दे दिया जाता है, यानी कि सबसे पहले सावधानी बरतनी आपको ज़रूरत है। सबसे पहले आप इसको सावधानी, तो उम्मीद करता हूँ आप सावधानी पूर्वक के बारे में जान गए होंगे। इसके बाद है क्रमबद्ध। क्रमबद्ध मतलब जब लाइन बाय लाइन किसी भी कार्य को करना है। जैसे कि मैंने आपको आगे बताया कि घोल बनाने के लिए सबसे पहले आप पानी लेते हैं, उसके बाद 2 चम्मच चीनी लेते हैं और उसके बाद 1 चुटकी नमक लेते हैं, तब जब आपका घोल तैयार होता है। ऐसे नहीं कि आप चीनी और नमक डायरेक्ट डाल दिए उसके बाद ऊपर से पानी डालें, तो ऐसे आपको नहीं करना है। कैसे क्रमबद्ध तरीके से करना है। उसके बाद जब उसको जो प्रयोग होता है और उसका जब जांच करते हैं, परीक्षण करते हैं, तो जो हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है इसे ही हम लोग विज्ञान कहते हैं। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसे ही हम विज्ञान कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप इन चारों शब्द के बारे में समझ गए होंगे और विज्ञान की परिभाषा भी आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग समझते हैं वैज्ञानिक विधि। सही दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि विज्ञान की प्रकार भी हम आपको बताएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, विज्ञान मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। विज्ञान मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। यहाँ पे आप लिखिएगा, ऐसे हेडिंग डाल के आपको लिखना है विज्ञान। ठीक है दोस्तों, विज्ञान यहाँ पे आपको ऐसे करके लिखना है। विज्ञान 2 प्रकार की होती है, ऐसे आप समझ जाएंगे। यहाँ पे ऐसे करके आपको लिखना है। पहला हो जाएगा आपका भौतिक विज्ञान। क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, पहला हो जाएगा भौतिक विज्ञान। ठीक है दोस्तों, और दूसरा आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, पहला हो जाएगा भौतिक विज्ञान और दूसरा हो जाएगा जीव विज्ञान। जीव विज्ञान। ठीक है दोस्तों, पहला हो जाएगा भौतिक विज्ञान और दूसरा हो जाएगा जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं फिजिकल साइंस। यहाँ पे मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ, PHYSICAL। साइंस का स्पेलिंग आपको याद होगा, ये हो जाएगा आपका साइंस। अब यहाँ पे जीव विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं लोग, 2 इसका नाम है। पहला है बायोलॉजी, जिसका स्पेलिंग होगा BIOLOGY, और एक है लाइफ साइंस। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लाइफ साइंस। लिखने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ठीक है दोस्तों, देखिए विज्ञान 2 प्रकार की होती है। पहला है आपका भौतिक विज्ञान और दूसरा है जीव विज्ञान। ठीक है, विज्ञान 2 प्रकार की होती है। विज्ञान की मुख्यतः 2 शाखाएं होती है। पहली होती है भौतिक विज्ञान और दूसरी होती है जीव विज्ञान। अब यहाँ पे आप आगे बढ़ेंगे तो इनके प्रत्येक 2 भाग होते हैं। भौतिक विज्ञान भी 2 प्रकार की होती है। भौतिक विज्ञान भी 2 प्रकार की होती है। पहली होती है भौतिकी, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं फिजिक्स। PHY, ध्यान दीजिएगा, PHYSICS इसका स्पेलिंग हो जाएगा। अब इसके बाद दूसरा होता है रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र, इसे इंग्लिश में कहते हैं लोग केमिस्ट्री। इसका स्पेलिंग हो जाएगा CHEMISTRY, केमिस्ट्री। अब ये भी 2 प्रकार की होती है। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। अब इसके प्रकार देखिएगा, ये भी 2 प्रकार का होता है। ये पहला होता है प्राणी विज्ञान। पहला होता है इसका प्राणी विज्ञान। इसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं जूलॉजी। इसका स्पेलिंग हो जाएगा ZOOLOGY, इसका स्पेलिंग हो जाएगा।
LOGY। और इसका दूसरा पार्ट होता है वो होता है वनस्पति विज्ञान। ठीक है, वनस्पति विज्ञान। इसको इंग्लिश में कहते हैं लोग बॉटनी। ये इसका स्पेलिंग हो जाएगा BOTANY, सॉरी ENY, इसका स्पेलिंग हो जाएगा। ध्यान दीजिए, एक बार मैं और आपको समझा देता हूँ, इसके बाद आगे की ओर बढ़ता हूँ। ध्यान दीजिएगा, विज्ञान की मुख्यतः दो शाखाएं होती है। पहली होती है भौतिक विज्ञान, जिसे इंग्लिश में हम लोग फिजिकल साइंस कहते हैं, और दूसरा होता है जीव विज्ञान, जिसे इंग्लिश में बायोलॉजी या तो लाइफ साइंस कहते हैं। भौतिक विज्ञान दो प्रकार की होती है। पहला हो जाता है आपका भौतिकी, यानी जिसे इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं, और दूसरा हो जाता है रसायन शास्त्र, जिसे इंग्लिश में केमिस्ट्री कहते हैं। और जीव विज्ञान भी दो प्रकार की होती है। पहली हो जाती है प्राणी विज्ञान, जिसे इंग्लिश में जूलॉजी कहते हैं, और दूसरी हो जाती है वनस्पति विज्ञान, जिसे इंग्लिश में बॉटनी कहते हैं। अब मैंने बात कर रहा था कि इनके बारे में भी बताऊंगा कि मैं क्या अध्ययन करेंगे लोग इन सभी चीज़ों में। देखेंगे तो भौतिक विज्ञान में हम लोग अध्ययन करते हैं निर्जीव पदार्थ जिसमें जान नहीं होता है, इसमें हम लोग अध्ययन करते हैं हम लोग भौतिक विज्ञान में। किसमें दोस्तों? ये जो आपको दिख रहा है भौतिक विज्ञान, इसमें हम लोग अध्ययन करते हैं निर्जीव पदार्थ का। और इसमें जीव विज्ञान में आपको दिख जाएगा, इसके शब्द में ही आपका पता चल जाएगा कि जीव विज्ञान में हम लोग सजीव पदार्थ के अध्ययन करते हैं। मतलब जिसमें जीव होता है उसमें हम लोग जीव विज्ञान में हम लोग अध्ययन करते हैं। अब ये भी दो प्रकार का हो जाता है, और जीव विज्ञान भी दो प्रकार का हो जाता है, और भौतिक विज्ञान भी दो प्रकार का हो जाता है। तो भौतिकी जो पढ़ते हैं वो अधिकतर जो लोग होते हैं जो भौतिकी पढ़ते हैं वह अधिकतर लोग साइंटिस्ट के क्षेत्र में जाते हैं, और जो रसायन शास्त्र पढ़ते हैं वो अधिकतर लोग कि जो मेडिसिन होता है उसको बनाने के क्षेत्र में अधिकतर लोग जाते हैं। अब आपको दिख जाएगा प्राणी विज्ञान। तो प्राणी विज्ञान का जो अध्ययन करता है वह डॉक्टर बनता है, यानी कि जीव पदार्थों का वह अध्ययन करता है प्राणी विज्ञान में। अब देखेंगे यहाँ पे आपको आगे दिख जाएगा वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान यानी वनस्पति का अर्थ होता है पेड़ पौधा। तो वनस्पति विज्ञान जो पढ़ता है वह अधिकतर लोग पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, यानी पेड़ पौधों के क्षेत्र में जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप इन सभी चीज़ों को समझ गए होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक है साइंटिफिक मेथड यानी वैज्ञानिक विधि। साइंटिफिक मेथड यानी वैज्ञानिक विधि। ठीक उसी प्रकार हम लोग वैज्ञानिक विधि पर ही विज्ञान की परिभाषा देते हैं। वैज्ञानिक विधि पर ही मिलता जुलता हम लोग विज्ञान की परिभाषा देते हैं। वैज्ञानिक विधि मुख्यतः 5 होती है। वैज्ञानिक विधि यहाँ पे लिख लीजिएगा हेडिंग दे करके। वैज्ञानिक विधि मुख्यतः 5 होती है, यानी जिसे इंग्लिश में हम लोग साइंटिफिक मेथड कहते हैं। वैज्ञानिक विधि को इंग्लिश में क्या कहते हैं लोग? साइंटिफिक मेथड। देखिएगा इन 5 विधि को हम लोग देखें तो पहला विधि क्या कहता है? पहला विधि कहता है घटनाओं का सावधानी पूर्वक किया गया प्रेक्षण। मतलब जहां पर घटना घटित हुआ है वहां पर सबसे पहले आप जाइए, लेकिन कैसे जाइए? सावधानी पूर्वक, मतलब सावधानी बरतते जाइए। वहां पे घटना स्थल जहां पर घटना घटित हुआ है तो वहां पर जाइए और सावधानी पूर्वक उसका प्रेक्षण कीजिए, जांच कीजिए सावधानी पूर्वक। ऐसे नहीं कि यहाँ ऐसे गए और यहाँ इधर उधर खोदने लगे, ऐसे नहीं। आपको सावधानी बरत करके आपको जाना है उस घटना स्थल पर। तो घटनाओं का सावधानी पूर्वक आपको क्या करना है? प्रेक्षण करना। ये आपका पहला विधि हो गया। दूसरा क्या कहता है? संभावित कारणों का अनुमान लगाना। मतलब जब आप घटना स्थल पर गए हैं तो वहाँ पर कुछ कारण होंगे जिसके कारण यह घटना घटित हुई, तो उन्हीं कारणों को आपको क्या करना है? अनुमान लगाना। हमें पता नहीं है तभी भी क्या करना है? अनुमान लगाना है कि यह इस कारण से यह घटना घटित हुई होगी। तो आपको संभावित कारणों का क्या करना है? दूसरा आपको कह रहा है कि संभावित कारणों का अनुमान लगाना है। तीसरा कह रहा है परीक्षणों और प्रयोगों द्वारा उन कारणों की जांच करना। मतलब जो आपने अनुमान लगाया था आप उन परीक्षण कीजिए और उसका प्रयोग करके उन कारणों को क्या करना है? जांच करना है। वो जो कारण आपने ढूंढा था वो उन कारणों की जांच कीजिए प्रयोगों एवं परीक्षण करके। अब देखिएगा चौथा क्या कहता है? जैसे कि मैंने 5 बताया तो चौथा कह रहा है जांच के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। चौथा कह रहा है जांचों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। जैसे कि मैंने आपको आगे बताया कि
आपको जो है और संभावित कारणों का अनुमान लगाना, उसके बाद परीक्षण प्रयोग करने की जांच करना है। जब आप जांच कर लेंगे तो किसी आधार पर क्या पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। जैसे कि आप पानी और चीनी और नमक डाल देते हैं तो आप किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि हाँ, कहते हैं कि मैंने ORS का घोल बना दिया। तो इस निष्कर्ष पर आप पहुँच जाते हैं कि मैंने ORS का घोल बना दिया। तो जैसे ही आप परीक्षण और प्रयोग कर देते हैं तो किसी न किसी चीज़ का प्रयोग हो जाता है। तो उसके बाद उसका जाँच करते हैं। तो जांच करने के बाद जब किसी न किसी आप निष्कर्ष पे पहुंचे, किसी न किसी बात पे पहुंचते कि हाँ मेरा ये हो चुका है, तो किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। और पांचवा क्या करें, पांचवा करें आवश्यकता अनुसार अपने विचारों और सोच में अपरिहार्य परिवर्तन करना। कहने का मतलब कि जब आपको आवश्यकता पड़ी, आवश्यकता अनुसार जब आपको आवश्यकता पड़ी तो अपने जो विचार है, जो अपने सोच है, उसमें आप क्या कर सकते हैं, एक बाइक परिवर्तन कर सकते हैं। ये पांचवा विधि हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आप इन सभी चीज़ों को समझ गए होंगे। मैंने आपको काफ़ी बारीकी से इन सभी चीज़ों को समझाया। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं आगे, एक बार और थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। वैज्ञानिक विधि मुख्यतः 5 होती है। कौन कौन है? पहला, घटनाओं का सावधानीपूर्वक किया गया प्रेक्षण। जैसे कि मैंने आपको आगे भी समझा चुका हूँ कि घटना स्थल पर जाने के बाद आपको सबसे पहले सावधानी पूर्वक उसका प्रेक्षण करना है। दूसरा क्या करें, संभावित कारणों का अनुमान लगाना। कहने का मतलब जहाँ पर घटना घटित हुआ है, किस कारण हुआ होगा, उन कारणों का क्या करना है, अनुमान लगाना है। हमें क्लियर पता नहीं है कि यह ऐसे हुआ होगा, लेकिन क्या करना है, अनुमान लगाना। ये दूसरा नियम है वैज्ञानिक विधि का। तीसरा देखेंगे तो परीक्षणों और प्रयोगों द्वारा उन कारणों की जांच करना। जो आपने जो कारणों का अनुमान लगाया था, अब उन चीज को क्या करना है, परीक्षण करना और प्रयोग करके उन जो कारण आपने अनुमान लगाया था, उन कारणों की जांच करना। ये आपका तीसरा विधि हो गया। और चौथा विधि कहता है कि जांच के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। जब आप कारणों की जांच किया तो किसी निष्कर्ष पर आप पहुंचते हैं, ये चौथा विधि हो गया। पांचवा विधि कहता है आवश्यकता अनुसार अपने विचार और सोच में अपरिहार्य परिवर्तन करना। कहने का मतलब जब आपको आवश्यकता पड़ती है तो अपने विचार और सोच में अपरिहार्य परिवर्तन कर सकते हैं। ये पांचवा विधि आपका हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आप यह सभी चीज़ों को समझ गए होंगे। दोस्तों, हम बता दें कि विज्ञान जो होता है किसी एक राष्ट्र या किसी एक काल के नहीं होते। यानी वैज्ञानिक भी किसी एक राष्ट्र, किसी एक काल के नहीं होते, वे समस्त मानव जाति के होते हैं। विज्ञान जो है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। दोस्तों, ऐसे करके आपको लिखना है, दोस्तों ऐसे करके आप लिख लीजिएगा, विज्ञान एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नोट में लिख लीजिएगा, विज्ञान एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मापन, जिसे इंग्लिश में हम लोग मेजरमेंट कहते हैं। स्पेलिंग देख सकते हैं आप, यहाँ पे स्पेलिंग होगा MASUREMENT। मापन का स्पेलिंग होगा ये, आप लिख सकते हैं। देखिएगा तो यहाँ पे विज्ञान जो है मापन पर आधारित है। मतलब विज्ञान जो है मापन पर आधारित है, मेजरमेंट पर आधारित है। मतलब किसी भी जो विज्ञान की जो शाखाएं हैं वह मापन पर ही आधारित है। ठीक है, अब देखते हैं लोग, ध्यान दीजिएगा, किसी भी राशि की माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है, जिसे हम मात्रक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मात्रक के बारे में हम लोग समझ रहे हैं। मात्रक को इंग्लिश में हम लोग यूनिट कहते हैं, जिसका स्पेलिंग हो जाएगा UNIT। ठीक है, UNIT में आपको सभी चीज़ बारीकी से समझा रहा हूँ। अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हम लोग मात्रक की अगर बात करें तो मात्रक की अगर हम परिभाषा देना चाहें तो किसी भी राशि की माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है, जिसे हम मात्रक कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आप चावल मापना चाहते हैं, तो चावल को आप केजी में मापेंगे। तो ये जो आपको केजी जो दिख रहा है, चावल के वजन है, तो वजन को हम लोग केजी में मापेंगे। तो ये जो केजी होगा ये आपका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। इसे ही हम लोग मात्रक कहते हैं। मतलब कोई भी राशि हो, तो मान लीजिए आपका चावल एक राशि हो गया। ये चावल जो है इसको मापने के लिए हम लोग वजन में मापते हैं। तो ये जो वजन है, वजन को हम लोग केजी में मापते हैं। तो केजी आपका जो हो गया, क्या हो गया, केजी जो आपका हो गया मात्रक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आप इन सभी चीज़ों के बारे में समझ गए होंगे। एक बार और मैं मात्रक की परिभाषा बताता हूँ और उसके बाद मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। किसी भी राशि की माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है, जिसे हम मात्रक कहते हैं, यूनिट कहते हैं। समझ गए मेरी बात को। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए
नेक्स्ट क्या करें, यहाँ पे देखिए, किसी राशि की परिमाण के पूर्व के लिए दो बातों को ज्ञान आवश्यक है। मतलब जब आप किसी भी राशि का परिमाण कर निकालते हैं, परिमाण निकाल के हैं, तो किसी भी राशि के परिमाण के पूर्व दो बातों को ज्ञान आवश्यक है। पहला क्या, आप देखेंगे तो पहला कर है कि मात्रक जिसे राशि को व्यक्त किया जाता है। एक जो मात्रक होता है जिसमें राशि को व्यक्त किया जाता है, और दूसरा क्या कहते हैं, एक संख्यांक जो यह बताता है कि दी गई राशि में वह कितने बार शामिल है। कह रहा है कि एक जो मात्रक है वह राशि को व्यक्त करता है। जैसे कि मैंने चावल लिया था, आगे की ओर चावल लिया था, तो चावल को हमने केजी में मापा, तो ये केजी जो है राशि जो है इससे हमारा जो चावल है वह केजी के रूप में प्रदर्शित हो जाए। तो वह वही कह रहा है कि मात्रक जो होता है वह राशि को व्यक्त करता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि चावल को कौन व्यक्त कर रहा है, केजी व्यक्त कर रहा है। और एक संख्यांक होता है जो यह बताता है कि वह कितनी बार शामिल है, किसमें, राशि में वह कितने बार शामिल है। यानी कि मैंने मान लीजिए यहाँ पे लिख लिया मीटर स्क्वायर, तो आप देखेंगे तो ये मीटर जो है यह मीटर क्या हो गया, मात्रक हो गया। यह मीटर आपका मात्रक हो गया, और इस राशि में यह दो बार शामिल है, यह आपका संख्यांक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आप मात्रक और संख्यांक के बारे में समझ गए होंगे। किसी भी राशि के परिमाण के पूर्व दो बातों का ज्ञान आवश्यक है। पहला, एक मात्रक जिसमें राशि को व्यक्त किया जाता है। जैसे कि मैंने चावल को केजी में व्यक्त किया, तो देख सकते हैं इसमें हम लोग चावल को केजी में व्यक्त किया, तो ये आपका मात्रक हो गया। तो की जो राशि होता है उसको हम लोग किसमें व्यक्त कर देते हैं, मात्रक में व्यक्त कर देते हैं। और दूसरा, एक संख्यांक जो होता है यह मात्रक की संख्याओं को दर्शाता है कि वह राशि कितने बार शामिल है। जैसे कि मैंने मान लीजिए केजी स्क्वायर लिखा, तो यह केजी जो है इस राशि में दो बार शामिल है। यह केजी जो है इस राशि में दो बार शामिल है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ होंगे। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बताएंगे जिसमें हम लोग सीखेंगे एसआई उपसर्ग के साथ साथ इन सभी चीज़ों को हम लोग सीखेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए देखते हैं आगे। अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं राशि। हमने सीखा मात्रक और परिमाण। ठीक है, अब देखते हैं राशि। राशि को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं क्वांटिटी। राशि को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं क्वांटिटी। राशि राशि देखेंगे तो राशि और भी प्रकार की होती है, लेकिन इसमें हम लोग उन सभी के बारे में नहीं जानने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग जानेंगे भौतिक राशि, क्योंकि हमें इस चैप्टर में भौतिक राशि का ज्ञान आवश्यक है, इसलिए हम भौतिक राशि का अध्ययन करेंगे और सभी राशि का अध्ययन नहीं करेंगे, और भौतिक राशि के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर मैं भौतिक राशि को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी, और राशि को इंग्लिश में क्या कहते हैं क्वांटिटी। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब देखिएगा, अगर मैं भौतिक राशि की परिभाषा देना चाहूँ तो यहाँ पे आपको स्पष्ट लिख दिया गया है कि भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। यानी जो आपका भौतिकी है उसके जो नियम होते हैं उसको जिस पद में व्यक्त कर दिया जाता है उसे हम लोग भौतिक राशि कहते हैं। एक बार और समझिए, कह रहा है कि भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त कर दिया जाता है उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। यानी जो भौतिक के जो नियम होते हैं, भौतिक के जो नियम होते हैं उसको पदों में व्यक्त कर दिया जाता है, जिस पदों में व्यक्त किया जाता है उसे हम लोग भौतिक राशि कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लेंगे लंबाई, द्रव्यमान, समय, बल, ऊर्जा, वेग इत्यादि। ये क्या है, भौतिक राशि के उदाहरण। इत्यादि ये क्या है, भौतिक राशि के ये सारे उदाहरण। तो उम्मीद करता हूँ आप यह सब समझ होंगे। एक बार और समझिएगा, भौतिक राशि की परिभाषा एक बार और समझिएगा, जिसे इंग्लिश में फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो इसकी परिभाषा अगर मैं देना चाहूँ तो भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें हम भौतिक राशि कहते हैं। स्पष्ट आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। जैसे में ले सकते हैं लंबाई, द्रव्यमान, समय, बल, ऊर्जा, वेग, यह सब भौतिक राशि है। अगर हम इसकी प्रकार के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे देखिएगा, भौतिक राशि दो प्रकार की होती है। भौतिक राशि के प्रकार यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिएगा, और यह भौतिक राशि जो होती है दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। वो इन सब के बारे में देखिए, भौतिक राशि दो प्रकार की होती है। पहला होता है आधारी राशि, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं बेसिक क्वांटिटी। ठीक है, बेसिक क्वांटिटी। और इसको दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि, जिसे इंग्लिश में डरबाइड क्वांटिटी कहते हैं, जिसका स्पेलिंग हो जाएगा DERIVED
क्वांटिटी यहाँ पे स्पेलिंग लिखा है, लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी ये दो प्रकार की होती है भौतिक राशि, ठीक है। भौतिक राशि जो होती है दो प्रकार की होती है, पहली आधारी राशि और दूसरी होती है व्युत्पन्न राशि। पहली आधारी राशि और दूसरी होती है व्युत्पन्न राशि, ठीक है दोस्तों। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा दोस्तों, आगे अगर हम इनकी परिभाषाओं के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे लो आधारी राशि और उसके बाद जानेंगे लो व्युत्पन्न राशि। तो चलिए जानते हैं लो आधारी राशि और उसके बाद जानते हैं लो व्युत्पन्न राशि। तो देखेंगे अगर आधारी राशि की अगर मैं परिभाषा देना चाहूँ तो यहाँ पे मैं आधारी राशि की परिभाषा को स्पष्ट लिख दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे देखेंगे तो आधारी राशि जो कि हम नंबर 1 पे जानने वाले हैं, और उसके बाद हम लोग जानेंगे लोग व्युत्पन्न राशि जिसे इंग्लिश में डेरिवेटिव क्वांटिटी कहते हैं लोग। आधारी राशि की अगर हम परिभाषा देना चाहें तो वे राशि जो स्वतंत्र मानी जाती है उसे आधारी राशि कहते हैं। यानी जो स्वतंत्र मानी जाती है, किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करता, जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करता, ये भी आप कह सकते हैं। तो वे राशि जो स्वतंत्र मानी जाती है उसे हम आधारी राशि कहते हैं। ये राशि जो होती है किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती है। कौन सी राशि, अगर आपसे कोई पूछ दे कि कौन सी राशि होती है जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती है, तो आपका हो जाएगा आधारी राशि। तो ऐसी राशियां जो होती है किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे लंबाई, द्रव्यमान, समय इत्यादि, ये सब जो है आधारी राशि है। ये 7 होती है, ये 7 होती है जिसके बारे में हम आगे की ओर बताएंगे जब हम आपको बताएंगे SI मात्रक। तो इन 7 आधारी मात्रक के आधारी राशि के SI मात्रक के बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये जो होती है मुख्यतः 7 होती है। अब देखिए, अब हम लोग जानते हैं लोग व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि, ठीक है दोस्तों। तो वे राशि जो आधारी राशि के पदों में व्यक्त की जाती है उसे हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। यानी वे राशि जिसको हम आधारी राशि के पदों में व्यक्त की जाती है उसे ही हम लोग व्युत्पन्न राशि कहते हैं, डेरिवेटिव क्वांटिटी कहते हैं लोग। समझ गए मेरी बात को। मतलब जो आधारी राशि है, जैसे कि आपका आधारी राशि 7 थे, 7 में कौन था, लंबाई था, या तो इसमें लंबाई से यह बना होगा व्युत्पन्न राशि, या तो द्रव्यमान से मिलकर बना होगा व्युत्पन्न राशि, या तो समय से मिलकर बना होगा व्युत्पन्न राशि, या तो विद्युत धारा से मिलकर बना होगा आपका व्युत्पन्न राशि। अगर मैं देखूं आपका यहाँ पर, अगर मैं एग्जाम्पल के तहत आपको समझाने के प्रयास करूँ तो आपका एग्जाम्पल मान लीजिए आपका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को आप देखेंगे तो क्षेत्रफल का होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है दोस्तों, लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ पे देखेंगे क्षेत्रफल का जो एक सूत्र होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पे जब आप लंबाई का मात्रक निकालेंगे तो इसका होता है मीटर, और जब इसका मात्रक निकालेंगे तो इसका भी मात्रक होता है मीटर। इन दोनों का मात्रक होता है मीटर। अब देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, मीटर गुणे मीटर। अब क्या करेंगे, मीटर गुणे मीटर, तो आपका हो जाएगा मीटर स्क्वायर। यहाँ पे देख सकते हैं मीटर जो है आपका क्या है, मीटर जो है आपका क्या है, ये जो है मीटर जो था आपका आधारी राशि के मात्रक था। तो ऐसे देख सकते हैं ये आधारी राशि के पदों में व्यक्त की जा रही है, इसलिए क्षेत्रफल को आधारी राशि के पदों में व्यक्त कर दे रहे हैं। तो ये आपका क्या है, व्युत्पन्न राशि के एक उदाहरण है। ऐसे ही आयतन भी है, ऐसे ही बल भी है, कार्य भी है, ऊर्जा भी है। इस सब के बारे में हम लोग दूसरे वीडियो में हम लोग समझेंगे लोग, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आप व्युत्पन्न राशि के बारे में समझ गएंगे। अब देखते हैं लोग मात्रकों के प्रकार। मात्रक 2 प्रकार की होती है, आधारी मात्रक और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। पहला होता है आधारी मात्रक और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। आधारी मात्रक को इंग्लिश में हम लोग बेसिक यूनिट कहते हैं और व्युत्पन्न मात्रक के इंग्लिश में हम लोग डेरिवेटिव क्वांटिटी कहते हैं। अगर मैं स्पेलिंग लिखने का प्रयास करूं तो ध्यान दीजिएगा, BASICUNIT यूनिट। अब इसको हम लोग लिखते हैं ड्राइव्ड, ये ड्राइव्ड यूनिट्स। तो व्युत्पन्न राशि और व्युत्पन्न मात्रक और आधारी मात्रक, ये 2 प्रकार के मात्रक होते हैं। ये किसके आधार पर होते हैं, राशि के आधार पर ये दोनों मात्रक होते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये मात्रक के प्रकार नहीं होते, ये राशि के आधार पर मात्रक के 2 प्रकार होते हैं। वो होते हैं आधारी मात्रक और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। अगर हम आधारी मात्रक की परिभाषा देना चाहें तो आधारी राशि के मात्रक को आधारी मात्रक कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि राशि के मात्रक होते हैं आधारी मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। तो जो आधारी राशि जो होता है इसी के मात्रक को हम लोग आधारी मात्रक कहते हैं। अगर मैं इसकी परिभाषा देना चाहूँ तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसकी परिभाषा देना चाहूँ,
वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता उसे हम आधारी मात्रक कहते हैं। जैसे कि आपने आगे भी समझा कि आधारी राशि जो स्वतंत्र होती है, वैसे ही ये भी आप कह सकते हैं वह मात्रक जो स्वतंत्र मानी जाती है उसे हम आधारी मात्रक कहते हैं। इसमें से जो आपको याद करने की इच्छा हो याद कर सकते हैं। तो वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता उसे हम आधारी मात्रक कहते हैं। समझ गए मेरी बात को। इसके बाद अगर हम वे मात्रक जो होते हैं स्वतंत्र होते हैं, आधारी मात्रक जो होते हैं स्वतंत्र होते हैं। अब दूसरा हम लोग देखते हैं लोग व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक की अगर हम परिभाषा देना चाहूँ तो व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ये सबसे पहले आपको जानना आवश्यक है। जो व्युत्पन्न राशि के जो मात्रक होते हैं उसे हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अगर मैं इसकी परिभाषा देना चाहूँ तो वह मात्रक जो किसी मात्रक पर निर्भर करता है उसे हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं लोग। वह मात्रक जो आधारी मात्रक पर निर्भर करता है उसे हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, या फिर किसी भी मात्रक पर निर्भर करे, ठीक है। तो वह मात्रक जो आधारी मात्रक पर निर्भर करता है उसे हम व्युत्पन्न मात्रक, किसी भी मात्रक पर नहीं केवल आधारी मात्रक पर निर्भर करता है। जैसे कि मैंने आपको आगे निकाला क्षेत्रफल, आधारी राशि है। अब इसके मात्रक मैंने निकाला तो क्या निकला, मीटर स्क्वायर। तो मीटर देखेंगे तो यह आधारी मात्रक है। तो समझ सकते हैं कि आधारी मात्रक पर यह निर्भर करता है, तो उसे हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। समझ गए मेरी बात को। अब आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे की ओर हम लोग जानेंगे मात्रकों की पद्धति। इसी में हम लोग जानेंगे सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस, ध्यान दीजिए। और इसी के साथ साथ एसआई, मात्रकों की पद्धति यानी सिस्टम ऑफ यूनिट। सबसे पहले हम लोग जानते हैं मात्रकों की पद्धति किसे कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको आगे बता चुका था कि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारे चीज को समझाते हुए क्लियर करके आपको चलूंगा। ध्यान दीजिएगा, अगर मात्रकों की पद्धति की परिभाषा देना चाहूँ तो सभी प्रकार की राशियों के लिए मात्रकों के पूरे समूह को मात्रकों की पद्धति कहते हैं। मतलब सभी प्रकार की राशि कहने का मतलब आधारी मात्रक भी और व्युत्पन्न मात्रक भी, कि मात्रकों के लिए पूरे समूह को जो पद्धति होती है उसे हम लोग मात्रकों की पद्धति कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आप मात्रकों की पद्धति के बारे में समझ गए होंगे। एक बार और समझिएगा, सभी प्रकार की राशियों के लिए मात्रकों के पूरे समूह को मात्रकों की पद्धति कहते हैं। मतलब जिसमें आधारी भी मात्रक के ध्यान दीजिए, जिसमें आधारी राशि के भी मात्रक हो और व्युत्पन्न राशि के भी मात्रक हो, ये दोनों जब सम्मिलित हो जाते हैं तो इसे ही हम लोग मात्रकों की पद्धति कहते हैं। इसे हम लोग मात्रकों की पद्धति कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप इन सभी चीज़ों को समझ गए होंगे। वैसे तो पूरे, अब देखिए आगे बढ़ते हैं लोग। वैसे तो पूरे विश्व में आधारी मात्रक के कई पद्धतियाँ प्रचलित है। वैसे तो पूरे विश्व में आधारी मात्रक के कई पद्धतियाँ प्रचलित, उनमें से कुछ प्रमुख है जिनको हम लोग समझेंगे लोग। जैसे कि मैंने आपको आगे बताया था कि मात्रकों की पद्धति के बारे में हम लोग कुछ समझने वाले हैं। तो पूरे विश्व में आधारी मात्रक के कई पद्धतियाँ प्रचलित है, लेकिन उनमें से हम लोग क्या प्रमुख के बारे में जानेंगे लोग, ठीक है। तो चलिए जानते हैं लोग। जैसे कि मैंने आपको आगे बताया था कि 3 पद्धति के बारे में मैं जानने वाला हूँ। पहला है एफपीएस पद्धति, दूसरा है सीजीएस पद्धति, तीसरा है एमकेएस पद्धति। ये 3 पद्धति है, इन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं लोग। अगर मैं पहली एफपीएस पद्धति की बात करूँ तो एफपीएस पद्धति को हम लोग लिखते हैं लोग फुट पाउंड सेकेंड। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फुट पाउंड सेकेंड। इसको इंग्लिश में लिखते हैं लोग फुट पाउंड सेकेंड। इसको इंग्लिश में भी यही लिखते हैं लोग, और पद्धति को हम लोग लिखते हैं लोग इंग्लिश में सिस्टम। तो फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम यानी फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। इस पद्धति को हम लोग संक्षेप में स्मॉल एफपीएस लिखते हैं लोग। बहुत लोग क्या करते हैं, एफपीएस ऐसे लिख देते हैं लोग। रंग है क्यों, छोटा लेटर में किसी भी पद्धति को लिखना चाहिए। मैं आपको आगे बताऊंगा सारे इन मात्रकों को लिखने के कुछ नियम जो होते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इस पद्धति को संक्षेप में क्या लिखते हैं, स्मॉल एफपीएस लिखते हैं लोग। क्या लिखते हैं लोग, स्मॉल एफपीएस। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, फुट पाउंड सेकेंड। अगर मैं इसमें फुट को देखूँ तो फुट का ध्यान दीजिए, फुट यहाँ पे मैंने ले लिया पाउंड और यहाँ पे ले लिया सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे तो फुट जो है यह लंबाई का मात्रक है। फुट जो है यह लंबाई का मात्रक है। पाउंड जो है द्रव्यमान का मात्रक है। द्रव्यमान करने का मतलब भार को हम लोग भार को हम लोग पाउंड में मापते हैं इस पद्धति में, फुट पाउंड सेकेंड में। यानी एफपीएस पद्धति में जो भार होता है, भार को किस में मापते हैं लोग, पाउंड में मापते हैं लोग। और लंबाई को किस में मापते हैं लोग, फुट में मापते हैं लोग। और समय को एफपीएस पद्धति में हम लोग सेकेंड में मापते हैं। समझ गए मेरे बात को। इस पद्धति को हम लोग ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। जैसे कि इस पद्धति को हम लोग ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। यहाँ पे मैं लिखवा चुका हूँ, ठीक है।
जैसे कि मैं इस पद्धति को हम लोग ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। यहाँ पे मैंने आपको स्पष्ट बता दिया कि इस पद्धति में फुट का लंबाई का मात्रक फुट है, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड है और समय का मात्रक सेकेंड है। यानी कि कहने का मतलब इस पद्धति में जो आपका जो जब आप किसी चीज़ का लंबाई मापते हैं, इस पद्धति में जब आप किसी चीज़ का लंबाई मापते हैं तो उसका लंबाई का मात्रक होगा फुट। जब आप किसी चीज़ का भार मापते हैं तो उसका होगा पाउंड। और जब किसी चीज़ का समय मापते हैं तो उसका होगा सेकेंड, इस पद्धति में। अब आगे की ओर बढ़ेंगे तो आगे हमारा सीजीएस पद्धति, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति यानी इंग्लिश में भी हम लोग सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम कहते हैं लोग। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप इन सभी चीज़ों को फुल फॉर्म के बारे में जान रहे होंगे लोग। दूसरा है सीजीएस पद्धति यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। अब देखेंगे तो इसको संक्षेप में हम लोग स्मॉल सीजीएस लिखते हैं लोग। क्या लिखते हैं लोग? स्मॉल सीजीएस। यहाँ पे देख सकते हैं इस पद्धति को हम लोग मीटरी पद्धति भी कहते हैं लोग। इस पद्धति को हम लोग क्या कहते हैं लोग? मीटरी पद्धति भी कहते हैं लोग। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर हम देखें तो लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर है, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर है, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम है और समय का मात्रक क्या है? सेकेंड है। लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकेंड। कहने का मतलब लंबाई का मात्रक जो है इस पद्धति में सेंटीमीटर है और भार का मात्रक यानी द्रव्यमान का मात्रक ग्राम है और सेकेंड का समय का मात्रक सेकेंड है। समझ गए मेरे बात को? अब आगे की ओर बढ़ते हैं, तीसरा पद्धति देखते हैं लोग। तीसरा पद्धति है मीटर किलोग्राम पद्धति यानी एमकेएस पद्धति। क्या दोस्तों? मीटर किलोग्राम पद्धति एमकेएस पद्धति को हम लोग फुल फॉर्म कहते हैं लोग मीटर किलोग्राम पद्धति। आपको प्रतीक को ऊपर की ओर दिख जाएगा, क्या है? मीटर किलोग्राम पद्धति। इसको इंग्लिश में भी मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम कहते हैं लोग। ठीक है, इसको संक्षेप में हम लोग स्मॉल एमकेएस लिखते हैं लोग। यहाँ पे आपको दिख जाएगा स्मॉल एमकेएस कहते हैं लोग। इसमें हम लोग देखेंगे तो इसमें जो लंबाई का मात्रक है वो मीटर है, द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम, समय का मात्रक है सेकेंड। देख सकते हैं यहाँ पे आपको स्पष्ट में लिख दिया हूँ और आपको प्रत्येक चीज को समझा कर चल रहा हूँ। यानी लंबाई का मात्रक मीटर हो जाएगा, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकेंड हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी चीज को समझ रहे होंगे। अब बात करें चौथी पद्धति जिसका नाम है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, भी इसको हम लोग कहते हैं, जिसका नाम है एसआई पद्धति। अगर हम एसआई पद्धति के बारे में बात करें, सबसे पहले एसआई पद्धति के बारे में कुछ रोचक बात करते हैं लोग। उसके बाद सबसे पहले इसके फुल फॉर्म देखते हैं लोग। एसआई पद्धति का फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। इसे संक्षेप में एसआई लिखते हैं लोग और इसे एसआई यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। बहुत से लोग कहते हैं लोग एसआई पद्धति का फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल। केवल यह नहीं होता है, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट होता है। क्या होता है? सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट होता है एसआई पद्धति का फुल फॉर्म। अब इसके बारे में कुछ रोचक तथ्य जानिएगा। इसके बारे में कुछ रोचक तथ्य जानिएगा। तथ्य क्या है कि अक्टूबर 1960 में, कब? 1960 अक्टूबर 1960 में एसआई मात्रकों की संख्या 6 थी। यानी कह सकते 11वीं माप तौल एवं महासम्मेलन में एसआई मात्रकों की संख्या 6 थी। 1970 में एसआई मात्रकों की संख्या 7 हो गई। यानी कह सकते हैं 14वीं माप तौल एवं महासम्मेलन में एसआई मात्रकों की संख्या 7 हो गई। कौन आकर जुड़ गया? यह भी हमें जानना जरूरी है। तो पदार्थ का मोल जो है, पदार्थ का परिमाण का जो एसआई मात्रक है यह आकर के जुड़ गया। पदार्थ का परिमाण का एसआई मात्रक क्या है? मोल। यही आकर के आपका जुड़ गया 7वां मोल। यही आकर के 1970 में आपका जुड़ गया मोल। इसको इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं MOL। इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे लोग। और इसको हम लोग अगर संक्षेप में लिखना चाहें, अगर हम लोग संकेताक्षर इसका करना चाहें तो ये इसका होगा यह स्मॉल MOL। क्या होगा दोस्तों? स्मॉल MOL। ये भी स्मॉल रहेगा, स्मॉल MOL। ठीक है, मैं आपको आगे बताऊंगा कि यहाँ पे स्मॉल क्यों है। ठीक है, और यहाँ पे स्मॉल क्यों है। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं लोग। ये था आपका एसआई पद्धति के बारे में कुछ बातें। इसके साथ साथ आप यहाँ पे देखेंगे तो इस पद्धति में ज्यामिति के 2 राशि जो होते हैं, इसमें जो एसआई पद्धति है तो इसमें ज्यामिति के 2 राशि होता है, जिसे हम जो कौन है? समतल राशि और घन राशि है। समतल कोण है और घन कोण, ये दोनों राशि है। इसे हम लोग भौतिक राशि में
भौतिक राशि नहीं है। ये जो दोनों राशि है जो भौतिक राशि नहीं है, इनके मात्रकों को हम लोग संपूरक मात्रक कहते हैं और इन दोनों राशि को हम लोग संपूरक राशि कहते हैं लोग। इनके मात्रकों को हम लोग संपूरक मात्रक कहते हैं लोग, इनके राशि को हम लोग संपूरक राशि कहते हैं लोग। तो जो एसआई पद्धति है इसमें ज्यामिति के दो राशि होता है, समतल कोण और घन कोण। इन दोनों को सम्मिलित रूप को हम लोग संपूरक राशि कहते हैं लोग और इन दोनों के मात्रक को हम लोग संपूरक मात्रक कहते हैं लोग। तो उम्मीद करता हूँ आप यह समझ गए होंगे। अब देखते हैं लोग इन सब के बारे में कुछ जो आधारी राशि हैं उनके एसआई मात्रक देते हैं। ये जो आपको सातों दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आधारी राशि 7 होती है, जैसे कि मैंने आपको आगे बताई। इन सबको देख लीजिए। पहला होता है लंबाई, दूसरा होता है द्रव्यमान, तीसरा होता है समय, चौथा होता है विद्युत धारा, पांचवा होता है तापमान, छठा होता है ज्योति तीव्रता, सातवां होता है पदार्थ। ये सातों जो आपको दिखे ये सब आधारी राशि है, ठीक है। तो इन सब के जो ये सारे आधारी राशि है, तो इन सब के जो एसआई मात्रक है, इन सब के और इनके संकेताक्षर भी जानने वाले हैं। तो ये जो आपका लंबाई है ये भी एसआई मात्रक है, इसका स्पेलिंग यहाँ पे आपको स्पष्ट दिख जाएगा। इसका एसआई मात्रक है मीटर है, इसका संकेताक्षर यहाँ पे स्पष्ट आपको दिख जाएगा। तो लंबाई का एसआई मात्रक है मीटर और इसका संकेताक्षर है स्मॉल एम। लंबाई का एसआई मात्रक है मीटर और इसका संकेताक्षर है स्मॉल एम। अब आगे की ओर बढ़ते हैं तो दूसरा है द्रव्यमान, इसे इंग्लिश में मास कहते हैं। इसका एसआई मात्रक है किलोग्राम और इसको संक्षेप में हम लोग स्मॉल केजी लिखते हैं, स्मॉल केजी। तीसरा है समय, जिसे इंग्लिश में टाइम कहते हैं लोग, इसका एसआई मात्रक है सेकेंड, इसको हम लोग संकेताक्षर करते हैं लोग स्मॉल एस से। चौथा देखेंगे तो चौथा है आपका विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट इसे इंग्लिश में कहते हैं लोग, इसका एसआई मात्रक हो जाएगा एम्पियर, इसको हम लोग कैपिटल ए से लिखते हैं लोग, कैपिटल ए से संकेताक्षर इसको करते हैं लोग। पांचवा है आपका ताप या तापमान, इसको इंग्लिश में हम लोग टेम्परेचर कहते हैं लोग, इसका एसआई मात्रक होता है केल्विन, इसको संकेताक्षर हम लोग कैपिटल के से करते हैं लोग। छठा है आपका ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक है केंडला, इसे हम लोग संकेताक्षर स्मॉल सी डी से करते हैं लोग, यहाँ पे आपको स्पष्ट दिख जाएगा। सातवां अगर मैं बात करूं तो सातवां है पदार्थ की मोल, जैसे कि मैंने आपको आगे बताया कि एक आकर के जुट गया कब 1970 में, यही आपका था पदार्थ की मोल, पदार्थ का परिमाण ये आकर जुड़ गया, इसका एसआई मात्रक है मोल, जिसे हम लोग संकेताक्षर है स्मॉल या मोल से करते हैं, आपको आगे भी बताया, ठीक है। तो ये थे आधारी राशि के एसआई मात्रक। अब देखेंगे तो दो और थे, समतल कोण और घन कोण, इन सब के बारे में जानते हैं। इन दोनों को हम जैसे कि मैंने आपको बताया कि आधारी मात्रक संपूरक राशि कहेंगे लोग, इनके मात्रक को आधारी मात्रक कहेंगे लोग। यहाँ पे देखेंगे समतल कोण, तो समतल कोण को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं प्लेन एंगल, इसका एसआई मात्रक हो जाएगा रेडियन, इसको संकेताक्षर स्मॉल आर ए डी से करते हैं लोग। दूसरा है घन कोण को इंग्लिश में लिखते हैं लोग सॉलिड एंगल आपको स्पेलिंग दिख जाएगा और इसको हम लोग इसका एसआई मात्रक है एस्ट्रेडियन, इसको हम लोग संकेताक्षर स्मॉल एस आर से करते हैं लोग, ऐसे स्मॉल एस आर कैपिटल एस आर से नहीं करते हैं लोग, स्मॉल एस आर से इसका संकेताक्षर करते हैं लोग। तो इन सभी चीज के बारे में जानने के बाद इसके बाद हम लोग जानेंगे लोग ध्यान देने योग्य बात, यानी मात्रकों के लिखने के नियम, ठीक है। मात्रकों के लिखने के नियम, इसमें हम कुल 6 मात्रकों के लिखने के नियम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब देखेंगे तो पहला देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, हिंदी में भी मात्रकों के संकेताक्षर अंग्रेजी के अक्षर ही होंगे। कहने का मतलब जब आप हिंदी में, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैं लिखता हूँ, हिंदी में मान लीजिए आप किलोग्राम लिखते हैं, मान लीजिए मैंने किलोग्राम लिखा तो इसका संकेताक्षर भी केजी ही होगा, न कि किग्रा होगा, न कि ये ऐसे आप नहीं लिख सकते, क्या होगा केजी ही होगा। यही कह रहा है कि हिंदी के जो संकेताक्षर है वो अभी अंग्रेजी में ही किया जाता है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, तो दूसरा कह रहे मात्रकों के अंग्रेजी नामों को कैपिटल लेटर से प्रारंभ करना चाहिए। जैसे कि मात्रक के जो अंग्रेजी नाम होते हैं, जैसे कि आपका मात्रक हो गया मीटर, इसका हिंदी हो गया मीटर, इंग्लिश में मिटा दूं, मीटर हो गया, मान लीजिए लंबाई का मात्रक मीटर हो गया, इसका संकेताक्षर ऐसे आपको कभी भी नहीं करना चाहिए, कैपिटल एम है, आपको ऐसे करना चाहिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि मात्रकों के जो अंग्रेजी नाम होते हैं उसे कभी भी कैपिटल लेटर से शुरू नहीं करना चाहिए, किसे करना चाहिए स्मॉल लेटर से करना चाहिए। कैपिटल लेटर वाला आपका गलत हो जाएगा, तो ये मेरा गलत है और ये वाला सही है। तो कभी भी आपको कैपिटल लेटर में करना चाहिए मात्रकों के अंग्रेजी नामों को। एक बार में और आपको समझाना चाहूँ तो मान लीजिए आपका हो गया समय का मात्रक सेकेंड,
समय का मात्रक सेकेंड, इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं लोग, ऐसे लिखेंगे लोग। स्मॉल है दोस्तों, स्मॉल यहाँ पे देखेंगे तो यह स्मॉल एस है और यहाँ पे स्मॉल सॉरी यहाँ पे कैपिटल एस और यहाँ पे स्मॉल एस है, तो ये आपका गलत हो जाएगा और ये वाला सही हो जाएगा। तो कभी भी स्मॉल लेटर से शुरू करना चाहिए मात्रकों के अंग्रेजी नामों को, कभी भी स्मॉल लेटर से शुरू करना चाहिए। अब देखेंगे यहाँ पे मात्रकों में बहुवचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब मात्रक मान लीजिए लेते हैं मात्रक का मीटर, मान कर चलिए मीटर नहीं ग्राम लेते हैं लोग। ग्राम किसका है? द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक है ग्राम, किलोग्राम है। तो हम ग्राम लेते हैं तो ग्राम को आप कभी भी ग्रामों नहीं लिख सकते, यानी इंग्लिश में ग्राम्स नहीं लिख सकते हैं। इसलिए कह रहा है कि मात्रकों को कभी भी बहुवचन में नहीं लिखना चाहिए। बहुवचन में मतलब ऐसा ही, इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। मात्रकों को कभी भी अंत में, मात्रकों को कभी भी बहुवचन में नहीं लिखना चाहिए और मात्रकों के अंग्रेजी नामों को कभी भी कैपिटल लेटर से शुरू नहीं करना चाहिए। किससे करना चाहिए? स्मॉल लेटर से शुरू करना चाहिए। और पहला क्या था? हिंदी में भी मात्रकों का संकेताक्षर इंग्लिश में ही करना चाहिए। तो ये था 3 सिंपल बातें। और चौथा देखते हैं लोग, मात्रक का जो ग्राम के लिए संकेताक्षर स्मॉल जी होता है लिखना चाहिए, न कि जीएम। ऐसा ही मात्रक में जीएम का अर्थ हो जाएगा ग्राम मीटर। चौथा क्या कर रहे हैं ध्यान दीजिएगा, मात्रक का जो ग्राम है, मात्रक ग्राम जो भी एक मात्रक है, किलोग्राम से छोटा है ग्राम, तो ग्राम जो है के लिए संकेताक्षर स्मॉल जी करना चाहिए, न कि जीएम। जीएम का अर्थ क्या हो जाएगा? ग्राम मीटर। जीएम का अर्थ क्या हो जाएगा? ग्राम मीटर। किस में? साई मात्रक में जीएम का अर्थ हो जाएगा ग्राम मीटर। इसलिए कभी भी स्मॉल जी का प्रयोग करना चाहिए। मान लीजिए आप लिख रहे हैं, मैंने कह दिया आप लिखिए 10 ग्राम, तो आप क्या करेंगे? 10 जीएम, ऐसे नहीं लिखेंगे, इसका अर्थ हो जाएगा ग्राम मीटर। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? ग्राम मीटर। आपको कैसे लिखना है मैं आपको बता दूँ, ऐसे भी आप लिखेंगे स्मॉल जीएम तो इसका भी 100 ग्राम मीटर हो जाएगा। आपको क्या लिखना है? ऐसे आपको लिखना है 7G, ये आपका आंसर हो जाएगा 100 ग्राम। ठीक है, तो ऐसे आपको कभी भी मात्रक का जो ग्राम होता है कभी भी स्मॉल जी होता है, न कि जीएम होता है। जीएम लिखते हैं तो ग्राम मीटर हो जाता है, ऐसा ही मात्रक में इसका अर्थ। पांचवा देखते हैं, तो किलो के लिए संकेताक्षर स्मॉल लेटर के है, केल्विन के लिए संकेताक्षर कैपिटल लेटर के। देखिए दो ही के आपको दिख रहे हैं, 2 के आपको दिख रहे हैं, एक कैपिटल के और एक स्मॉल के, एक स्मॉल के और ये कैपिटल के। ये जो स्मॉल के है इसके लिए हम लोग किलो के लिए स्मॉल के का प्रयोग करते हैं, किलो के लिए स्मॉल के का प्रयोग करते हैं। और ये जो कैपिटल के आपको दिख रहा है केल्विन के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तापमान का मात्रक केल्विन है, आपको मैंने आगे भी बताया। तो ये जो केल्विन है इसकी कभी भी कैपिटल लेटर से, इसका केल्विन का संकेताक्षर कभी भी कैपिटल के होता है और किलो का कभी भी के में स्मॉल के होता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो किलो, तो किलो को कभी भी आप ऐसे कैपिटल केजी नहीं लिखेंगे। केजी का अर्थ क्या हो जाएगा? केल्विन ग्राम। केल्विन ग्राम है, इसका सही मात्रक में अर्थ हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब छठा देखेंगे तो छठवा कर रहे थे, यहाँ पे छठा देखेंगे तो ताप या तापमान का मात्रक जो केल्विन के पहले कभी भी डिग्री शब्द या डिग्री शब्द या फिर डिग्री संकेत का उपयोग नहीं करना चाहिए। मतलब जो केल्विन है, मान लीजिए आप लिखते हैं 273 के, तो इसके पहले कभी भी डिग्री का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? डिग्री का प्रयोग नहीं करना चाहिए। या फिर लिखते हैं आप, मान लीजिए अगर आप लिखते हैं 273 डिग्री, यहाँ पे लिखते हैं डिग्री के, ऐसे भी आपको नहीं लिखना चाहिए। ऐसे आपको गलत हो जाएगा। कैसे लिखना चाहिए? मात्रकों की जो मात्रक, तापमान का जो मात्रक होता है केल्विन, इसके पहले कभी भी डिग्री शब्द या डिग्री संकेत का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आप 273 के लिखते हैं तो ऐसे लिखना आपका सही होगा, न कि ऐसे लिखना आपका सही होगा। ऐसे आपका गलत होगा और ऐसे आपका सही होगा। समझ गए मेरी बात को? तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस YouTube चैनल को और साथ में लगे बेल आइकॉन पे क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपको 3 ऑप्शन दिख जाएगा, उसमें से आपको ऑल ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप उस पे सिलेक्ट कर लेंगे, मैं अपने वीडियो जैसे YouTube पे अपलोड करूँगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा।